हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम प्रैक्टिस सेट 25 लाए। आज हमारे प्रैक्टिस सेट भी 25 है और हमारे जो सब्सक्राइबर है वो 500 हो गए हैं। तो इस बात की खुशी में मैंने आज 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाया है, एकदम आपके एग्ज़ाम के जैसे। जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं ना 125 क्वेश्चन, ठीक वैसे ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर होम साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1956 में या फिर 1952 में? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1947 में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर, 100 मीटर, 100 डेसीमीटर या फिर 1000 मिलीमीटर? तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बारे में माप में बनाया था, तो उसमें मैंने ये सारे ही चीज़ बता रखे हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा। जब तक मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ रही हूँ, आप चाहे तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और बाद में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वस्थ शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? भाषणों का आयोजन, प्रदर्शनियां लगाई जा रही है, चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है या फिर उपरोक्त सभी? तो स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? तो ये सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भाषणों का आयोजन किया जाता है, इसके द्वारा भी बताया जाता है, प्रदर्शनियां भी की जाती हैं एवं चलचित्रों के द्वारा भी बताया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है तो कौन होता है? प्रथम चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, तृतीय चिकित्सा अधिकारी या फिर चिकित्सा निरीक्षक? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका होता है ऑप्शन ए प्रथम चिकित्सा अधिकारी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उत्तम प्राथमिकता देनी चाहिए, तो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें प्राथमिक शिक्षा देने वाले को उत्तम प्राथमिकता देनी चाहिए? तो स्राव अवरोध, गंभीर रूप से जलना, औसत स्राव या फिर बहुअस्थि भंग? तो कौन सी स्थिति में प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ब्लड का बहाव हो रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, अगर हम प्राथमिक चिकित्सा किसी पर्सन को दे रहे हैं तो। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज पूरे 125 क्वेश्चन है तो इसको करने हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। चलिए, खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए, टूटे हुए हिस्से को हटाना चाहिए, निकासी अंगों को बदल देना चाहिए या फिर चोट को गेंद से ढक देना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चोट को गेंद से कभी नहीं ढक सकते, निकासी अंगों को हम अपने मर्जी से कभी भी नहीं बदल सकते, वो भी प्राथमिक चिकित्सा में, और टूटे हुए हिस्से को हम हटा भी नहीं सकते हैं। अगर कोई वस्तु घुस गई है, कोई कील या फिर कुछ भी ऐसे, तो हमें उसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे कौन से हैं? शिक्षण संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी मलिन बस्ती या फिर राष्ट्रीय संस्था? तो ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे कौन से हैं? तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा अप्रचलित चाचणी है? जेड चाचणी, टी चाचणी, एफ चाचणी या फिर जी स्क्वायर चाचणी?
तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ची स्क्वायर चाशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ तो खंडों द्वारा, सरकार द्वारा, स्वायत्त शासी निकायों द्वारा या फिर पंचायती राज द्वारा। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम का उद्देश्य है, तो क्या है? जीविका की सुरक्षा बढ़ाना, प्रत्येक जिले में रोजगार प्रदान करना, कम से कम 100 दिनों के काम देना, एवं यदि काम का अवसर नहीं दिया जाए तो मुआवजा प्रदान किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 दिन का रोजगार हमें देना है, लेकिन अगर हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो वैसे दिनों में हमें उन्हें मुआवजा देना होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है, तो मार्फिन, फोनेम, सिंटेक्स या फिर सिमेटिक्स। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई इनमें से कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्फिन। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे होता है? तो फौजी राइफल से, ईवाई हमले में शायरन से, या फिर लाउड स्पीकर से, या फिर रॉक संगीत से। तो सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर किससे होता है? यहाँ ध्वनि मतलब सबसे ज़्यादा आवाज़ किससे निकलता है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फौजी राइफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द्रव्य धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिक और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? तो एयर स्ट्रिपिंग, सेटलिंग, फ्लशिंग या फिर क्लोरीनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीनेशन। द्रव्य धाराओं में घुले वाष्पशील कार्बनिक और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को क्लोरीनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंसुलिन का श्रावण होता है, तो कैसे होता है? यकृत के द्वारा, अग्नाशय द्वारा, जठर द्वारा या फिर जिह्वा द्वारा। तो इंसुलिन का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय के पैंक्रियाज सेल के बीटा से होता है इंसुलिन का श्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो कौन सा है? तो कर्निया हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा, पुतली हो जाएगा या फिर दृष्टिपटल हो जाएगा। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे दृष्टिपटल बोलते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, केशुरज्जु में या फिर तंत्रिका कोशिका में। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशुरज्जु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश शरीर में उत्तक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है? पोटेशियम, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीमोग्लोबिन। तो क्या शरीर में उत्तक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य ही होता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन को ले जाना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गर्भधारण करने का निश्चित पता चलता है उल्टी होने से, पेट के बढ़ने से, मूत्र में हार्मोन्स के मिलने से या फिर रक्तचाप बढ़ने से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा मूत्र में हार्मोन्स के मिलने से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन के पाचन में मदद करता है।
सेलिवरी एमाइलेज, बीटा एमाइलेज, अल्फा डेक्ट्रोज या फिर बीटा डेक्ट्रोज। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलिवरी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़े में भरी व निकाली जा सकती है? 1600 घन सेंटीमीटर, 1400 घन सेंटीमीटर, 1640 घन सेंटीमीटर या फिर 1540 घन सेंटीमीटर। तो गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़े में भरी व निकाली जा सकती है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1640 घन सेंटीमीटर वायु फेफड़े में भरी और निकाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मांसपेशियां, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मिनट। हाँ, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि है। मांसपेशियों में जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70%। 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, तो कौन सा होता है? केंद्रक, कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि समस्या का समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? बोलचाल, संगोष्ठी, वाद विवाद या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पे पूछ ही रहा है कि मस्तिष्क को प्रेरित करने के लिए क्या कहते हैं, तो मस्तिष्क से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बुद्धि के विकास की प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है, तो बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से नहीं है? वंशानुक्रम, धार्मिक मान्यताएं, व्यवसाय, प्रजातीय विभिन्नताएं या फिर क्या? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक मान्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू करते हैं? 6 से 12 महीने में, 12 से 15 महीने में, 15 से 18 महीने में या फिर 18 से 24 महीने में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 से 24 महीने में ज़्यादातर बच्चे 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम प्रबंधन कौन सा है? सहयोग, लगाव, क्रोध या फिर संवेग। तो माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम प्रबंध है लगाव। प्रबंध का मतलब यहाँ पे जुड़ाव से ले सकते हैं। शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग आक्षित बंधन के साक्ष्य वियोग व्याग्रता के रूप में प्रदर्शित करता है? जन्म से, 4 से 6 माह पर, 6 से 8 माह पर या फिर 8 से 10 माह पर। तो 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 से 10 माह पे। शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग अक्षित बंधन के साक्ष्य वियोग व्याग्रता के रूप में प्रदर्शित करता है? तो इसका हो जाएगा 8 से 10 माह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है? तो खसरा, MMR, BCG एवं DPT। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है खसरे का टीका, BCG का टीका, MMR का टीका या फिर उपयुक्त सभी। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, BCG का टीका।
और जन्म के समय नवजात को तुरंत बीसीजी का टीका लगाते हैं। सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 घंटे, 13 घंटे, 7 घंटे या फिर 4 घंटे। तो सामान्यतः नवजात शिशु 20 घंटे की नींद लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के 10 सप्ताह पश्चात जन्म लेता है। 30, 32, 34 या फिर 37। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 37। अगर सप्ताह के बारे में पूछे तो 37, दिन के बारे में पूछे तो 280, मंथ के बारे में पूछे तो 9 मंथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक चक्र का समय डैश कहलाता है? यवन, रजनोवृत्ति, रजनोदर्शन, मासिक स्राव क्या कहलाता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रजोदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पोस्ट भी किया था, पता नहीं आप सबने आंसर दिया कि नहीं, जाके देख लीजिएगा। हाँ, तो जब जाइगोट डैश तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। स्थापित नहीं होता, डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है, गर्भाशय में स्थापित होता है, अविकसित होता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जाइगोट को कब हम एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब वह डिम्बवाहिनी नली में स्थापित हो जाता है तो उसे हम एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्पस लुइटियम डैश स्रावित करती है? तो प्रोजेस्टेरॉन, एजेस्ट्रॉन, एओसी दोनों या फिर थायरॉक्सिन। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी दोनों। कॉर्पस लुइटियम प्रोजेस्टेरॉन और एजेस्ट्रॉन दोनों ही स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अहंकार के समारोह डैश पर आधारित होते हैं? आनंद के सिद्धांत पर, वास्तविकता के सिद्धांत पर, रिफ्लेक्स एक्शन के सिद्धांत पर या फिर प्रैक्टिकल अनुभव के सिद्धांत पर। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविकता के सिद्धांत पर। अहंकार के समारोह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। साइको एनालिटिक सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? एरिक्सन ने, सिगमंड फ्रायड ने, पियाजे ने या फिर कार्ल रोजर ने। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि साइको एनालिटिकल सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्रायड ने। वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सामूहिक विधि, गृह प्रभेद, भूमिका अभिनय, विधि प्रदर्शन। तो क्या हो जाएगा? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमिका अभिनय। वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि भूमिका अभिनय होती है। छद्म परिपक्वता काल होता है? तो किशोरावस्था को बोलते हैं, शैशवावस्था को बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं या फिर उत्तर बाल्यावस्था को बोलते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छद्म परिपक्वता काल किशोरावस्था को बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है यह है 3 से 5 महीने, 7 से 9 महीने, 10 से 12 महीने या फिर 1 वर्ष बाद। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 9 महीने में एक शिशु घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई
किसी व्यक्ति का खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चिकित्सा, पुनर्वास, हस्तक्षेपण या फिर उत्पीड़न। तो किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया को हम पुनर्वास कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विकास, विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है? पूर्व बचपन, उत्तर बचपन, पूर्व किशोरावस्था या फिर उत्तर किशोरावस्था। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बचपन अवस्था। नेक्स्ट पे आते हैं, किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है? इच्छाओं, लागत, संसाधनों, उद्देश्य। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य। किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में उद्देश्य किया जाता है। और टेबुलर आशा का मतलब होता है टेबुलर अरेंजमेंट, ब्लैंक स्लेट, कुर्सी और मेज या फिर बोर्ड और स्लेट। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक स्लेट हो जाएगा। टेबुलर आशा का मतलब ब्लैक स्लेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है सिर से पैर की ओर, सिर से छाती तक, केंद्र से परिधि की ओर या फिर छाती से पैर की ओर। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र से परिधि की ओर। और मस्तकाधुमुखी में होता है सिर से पैर की ओर। यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन ऑप्शन सी होगा, केंद्र से परिधि की ओर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। संस्थाएं जो दो से कम उम्र के बच्चों की साक्षरता व देखभाल करती है उन्हें क्या कहते हैं? क्रैच कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं, शिशु स्कूल कहते हैं या फिर रिमांड घर कहते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैच घर, सॉरी क्रैच बोलते हैं। क्रैच के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिनके दोनों माता पिता वर्किंग में होते हैं वो अपने बच्चों को क्रैच में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभ अवस्था तक करता है। किसने कहा है? जेम्स ट्रेवर ने, H.K. आइसेंक ने, क्रो एंड क्रो ने या फिर ईवी हॉरलॉक ने। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रो एंड क्रो ने। बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्राथमिक अवस्था तक करता है और इसे क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महिला शिक्षा निधि विकास की स्थापना कब? महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई थी? सन 1928 में दिल्ली, सन 1920 में मुंबई, सन 1938 में कोलकाता या फिर सन 1955 में लखनऊ। तो महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में की गई थी? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 ईस्वी में दिल्ली। राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बालवाड़ी टिकिया में होता है तो क्या होता है? 600 मिग्रा लौह तत्व और 500 यूजी फॉलिक अम्ल या फिर 500 मिग्रा फॉलिक अम्ल या फिर 600 यूजी लौह तत्व या फिर 200 मिग्रा लौह तत्व और 200 यूजी फॉलिक तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 48 का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
एकीकृत बाल विकास योजना के सन में शुरू किया गया था? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1978, 1987, 1975 या फिर 1957। एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत सन 1975 में हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952, 5 सितंबर 1954, 2 नवंबर 1956 या फिर 10 अक्टूबर 1958। तो 1 मिनट, सही है। तो 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुदाय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना के निम्नलिखित घटक हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता, वित्तीय सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना। तो इसमें से हमें किसी सही विकल्प को चुनना है। नीचे कूट में आंसर दिया हुआ है और हम इनमें से किसी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमें कोई 3 ही सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा क्या? 51 का आंसर हो जाएगा मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वित्तीय नहीं आएगा। संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? तो प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में या फिर आपातकालीन शक्तियों में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया है कि स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो, इसका ध्यान रखा जाए। यहाँ पे राज्य दिया हुआ है, इसे भी आप देख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवित जीव की कार्यात्मक और चयापचय क्षमता का स्तर, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक परिवर्तनों का सामना करते व्यक्तियों या समुदाय की अनुकूलता का आत्म प्रबंधन की क्षमता, न कि केवल बीमारी, न दुर्बलता, न अनुपस्थिति, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, या फिर शरीर से कान में या आत्मा से पुष्ट होने की स्थिति। तो 53 नंबर क्वेश्चन के आंसर, आई थिंक मैंने ऑप्शन पढ़ा होगा तभी आपने आंसर टिक कर लिया होगा, क्योंकि इसमें सारे ही ऑप्शन निगेटिव दिए हुए, एक ही ऑप्शन पॉजिटिव में दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा है कि न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति में स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये WHO ने दिया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन या यात्रा का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करके, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, ये प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। निम्न में से कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? तो वीडियो, ओपेक प्रक्षेपण, चलचित्र या फिर चाक और बोर्ड। तो 55 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाक एवं बोर्ड। गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन के अंतर्गत चाक एवं बोर्ड आएंगे। व्यवहार में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT का प्रभाव निम्नलिखित में से किस में दिखाई देता है? तो निम्नलिखित में से किस में दिखाई देता है? यहाँ हमें कूट में आंसर देना है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं।
यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। समाज के ताने बाने में, अंकीय विभाजन डिजिटल डिवाइस में, ई वाणिज्य में, या फिर अपुष्ट समाचार में। तो क्वेश्चन नंबर 56 के आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यवहार में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT का प्रभाव किसमें दिखने को मिलता है? समाज के ताने बाने में, अंकीय विभाजन डिजिटल डिवाइड में, और ई वाणिज्य में। अपुष्ट समाचार में नहीं। अपुष्ट समाचार में मतलब समझ लीजिए भ्रामित समाचार या फिर गलत समाचार, इससे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है? तो वीमा बैलेंस, लीवर बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, या फिर माता की भुजाओं में इसमें। तो 57 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर बैलेंस से। और हमने एक अपकार स्केल एक पढ़ते हैं ना, उसके बारे में शायद मैंने बताया नहीं, बताया होगा तो उसके बारे में एक अच्छी वीडियो लाऊंगी बाद में आराम से। उस अपकार स्केल में हम जब नवजात शिशु तुरंत के जो जन्म लिए होते हैं उनमें हम उनका वेट करते हैं, उनकी सारी चीज़ों का मापन करते हैं। उसमें 5 पॉइंट में नंबर दिए रहते हैं, ये सारे हम उसमें देखेंगे। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र हो जाएगा लीवर बैलेंस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? तो महारानी लक्ष्मी बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ बिहार में, महारानी उच्च बालिका विद्यालय बड़ौदा गुजरात में, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार में, या फिर राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश में। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान के शिक्षण के विषय में पूछ रहा है, सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राच्य शब्द कार्बोशीना का संस्कृत में मतलब क्या होगा? तो छाल्टी, शन, करपाशा, या फिर कोई नहीं। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करपाशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब दो या दो से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाए तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक चमकदार लगेगा, फीका लगेगा, गहरा लगेगा, या फिर हल्का लगेगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जब दो से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाए तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक लगता है, पहले से गहरा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है? तो 1600 से 1900, 1550 से 1750, 1715 से 1775, या फिर 1775 से 1800। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1775 से 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है? तो ताप दीप्ति, प्रदीप्ति, ट्यूब एवं मेज। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप दीप्ति बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है। और इसे ताप दीप्ति वगैरह वगैरह ये सब क्यों बोलते हैं इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेते आऊँगी। ताप दीप्ति प्रदीप्ति से इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं और रंगों को दोहराया जाता है? तो महत्व, फोकस बिंदु, बैलेंस, या फिर पैटर्न। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस। इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं और रंगों को दोहराया जाता है? तो वो है बैलेंस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शोभा को अभिव्यक्त करती हैं? तो समस्तरी रेखाएं, विकर्णीय रेखाएं, ऊर्ध्वाकार रेखाएं, या फिर वक्र रेखाएं। तो फिर 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकर्णीय रेखाएं। विकर्णीय रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में डैश प्रयुक्त होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल, सिरका, अमोनिया या फिर ब्लीच। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लीच। सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में ब्लीच प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति का बचत करता है? प्रेशर कुकर, टेलीफोन, रेंज या फिर टेलीविज़न। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर घरेलू उपकरण है जो कि खाना बनाने के काम आता है और इससे समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन को प्रयोग में लाया जाता है? तो 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू कार्यों को कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा ए, 2 प्रकार के। बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रकार कौन सा है? तो यू शेप, एल शेप, 1 दीवार वाली किचन या फिर 2 दीवार वाली किचन। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल शेप। बड़े क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त रसोई घर का प्रकार एल शेप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है। इनमें से पहला परिवर्तन है कौन सा है? तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रखा है, एक बार नहीं, आई थिंक कि मैं लगभग 10-15 बार बता चुकी हूँ और अब सबको याद हो गया होगा। तो उत्पादन में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण और उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ एवं शरीर की गतियों का परिवर्तन मुंडेल के कार्य सरलीकरण के पहले वर्ग में आता है। पहला ये आता है, दूसरा आता है कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन और तीसरा आता है उत्पादन में परिवर्तन। ये तीनों ही मुंडेल के दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग के न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? तो बेस लोड, टाइम लोड, एक्टिविटी लोड या फिर पीक लोड। तो 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग के न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पीक लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मूल्य आयोजन लक्ष्य, लक्ष्य आयोजन स्तर, मूल्य लक्ष्य एवं स्तर या फिर स्तर लक्ष्य एवं मूल्यांकन। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? तुलना पत्र, पारिवारिक बजट, मौद्रिक संसाधन या फिर अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक परिवार के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका पारिवारिक बजट कहा जाएगा। जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख या फिर 15 लाख। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख। जिला स्तर पे 20 लाख का शिकायतों को निपटाया जा सकता है। और उपभोक्ताओं के बारे में मैंने क्यूज रिवीजन वीडियो लाया था ना, एक या फिर 2 लाया है और आगे और लाने की अभी कोशिश जारी है। तो उसमें मैंने बहुत से क्वेश्चन है और इस उपभोक्ता के बारे में तो आई थिंक कि मैंने सारे डिटेल्स डाल रखे हैं। तो आप जाके ज़रूर देखिएगा क्यूज रिवीजन, उसमें इसके बारे में सारे ही क्वेश्चन है कि ज़िला स्तर पे कितने दिए जाते हैं, राज्य स्तर पे कितने दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर कितने जाते हैं, कौन से धारा के अंतर्गत शिकायतें दर्ज की जाती हैं, वगैरह वगैरह जितने भी जानकारी होती है सारे उसमें हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही क्योंकि 125 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, बैरियर या फिर विदेशी चेक। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरियर चेक। बैरियर चेक को ही हम वाहक चेक कहते हैं। तो बैरियर हो या फिर वाहक, ये सर्वाधिक असुरक्षित चेक होते हैं। अकाउंट पे ही असुरक्षित चेक नहीं कहलाता है, ड्राफ्ट भी असुरक्षित नहीं है, विदेशी चेक कोई चेक होता नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है? तो धन की आय, मूल आय, अभौतिक आय या फिर कुल आय। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अभौतिक आय। किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपभोग या उपयोग या फिर उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को अभौतिक आय बोलते हैं। मूल्य बनते हैं तो मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव से व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतर क्रिया के द्वारा मानवीय विकल्प तथा समस्याओं का हल ढूंढने में या फिर उपरोक्त सभी। तो 76 नंबर क्वेश्चन के आंसर यहाँ सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव में दिए हुए हैं, तो हम ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतर क्रिया मानवीय विकल्प तथा समस्याओं को हल को ढूंढने में बनते हैं। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। ये सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या फिर विवादित है? तो ये सत्य है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा दर्जा, मनोवृत्ति, मूल्य या फिर लक्ष्य है, क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा को लक्ष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गृह प्रबंधन है तो क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक, मशीनी या फिर तकनीकी प्रक्रिया? तो गृह प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कपड़ों से जानवरों के पुराने दागों जैसे कि खून, अंडे, मांस को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपचार है? तो गर्म करने का उपचार, नमक के पानी या फिर डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना या फिर आधे घंटे के लिए गर्म दूध में डुबोना या फिर गर्म पानी और बोरेक्स में भिगोना? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक के पानी या फिर डाइल्यूटेड अमोनिया से भिगोना। और सबसे बड़ी बात कि हर जगह गर्म पानी दिया हुआ है। हम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि खून, अंडा और मांस ये सारे ही प्रोटीन वाले होते हैं और इनके धाग को अगर हम गर्म करते हैं तो और भी ज़्यादा इसमें लग जाएंगे, फैल जाएंगे। तो हमें हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करना होता है, जम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए तो लंबाई का दुगुना और बाह की लंबाई का तीगुना या गले की लंबाई, पूरी लंबाई और कमर की लंबाई, कमर की गोलाई और लंबाई का दुगुना और बाह की लंबाई का तीगुना। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए, लंबाई का दुगुना और प्लस बाह की लंबाई के लिए कपड़े लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को क्या कहते हैं? ड्रैपिंग, ड्राफ्टिंग, पेपर पैटर्न या फिर डॉट मैनिपुलेशन? तो 82 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर पैटर्न। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को पेपर पैटर्न बोलते हैं। फुलकारी कढ़ाई की विशेषता है महाराष्ट्र की, राजस्थान की, बंगाल की या फिर पंजाब की? तो ये तो आप सबके ज़बान पर रट्टा मारा होगा। फुलकारी कढ़ाई की विशेषता है ये पंजाब की है फुलकारी। स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं वो कौन सा है? तो स्टेपल स्केल, बलपूर्ण स्केल, लिकट स्केल या फिर अपेक्षाकृत स्केल? तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, लिकट स्केल। बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश, मुर्शिदाबाद, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बालूच और साड़ियाँ मुर्शिदाबाद से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कपड़ों में ट्रिल बुनाई से डैश का प्रभाव देता है, तो खड़ी रेखा का, पड़ी रेखा का, तिरछी रेखा का या फिर आड़ी रेखा का। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो कपड़े में ट्रिल बुनाई से तिरछी रेखा का प्रभाव देता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है क्या कहलाती है? तो डिकेटाइजिंग, सीजिंग, टेंटरिंग या फिर कार्बोनाइजिंग। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंटरिंग। टेंटरिंग परिसज्जा कपड़ों को सीधा करके सुखाती भी है और इसे इसके चारों कोने इक्वल करती है, जैसे कि अगर कपड़े ऐसे तिरछा भागे रहें तो इन्हें इक्वल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? तो वानस्पतिक तंतु, पुनर्निर्मित सेलुलोजिक तंतु, जनत्व रेशे या फिर संश्लिष्ट तंतु। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु कीड़े तथा फफूंदी से निर्मित कीड़े तथा फफूंदी से कम प्रभावित होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो लाइलन, रेयॉन, डेक्रोन या फिर नायलॉन। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेयॉन। रेयॉन पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत, रूस, यूएसए एवं चीन। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखने वाला देश कौन सा है? तो कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखने वाला देश रूस है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ट्राइक्लोरोबेंजीन या फिर टाइटेनियम डाइक्लोराइड। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइक्लोरोबेंजीन। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ट्राइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लगभग 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब 91 भी कंप्लीट हो गए। 92 नंबर है। निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर से इसे तुरंत ठंडा करने के निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? तो स्कॉलिंग, ब्लीचिंग, स्टमिंग या फिर पाश्चराइजिंग। तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाश्चराइजिंग। निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर इसे तुरंत ठंडा करने की विधि को पाश्चराइजिंग कहते हैं। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून कब आया था? 1965 में, 1955 में, 1960 में या फिर 1970 में। तो डिब्बाबंदी से संबंधित कानून 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1970। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून 1970 में आया था। 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त आहारीय हिस्सा क्या है? तो 1 ग्राम किलो प्रति शरीर के वजन, 1.5 केजी प्रति शरीर के वजन, 1.65 ग्राम प्रति शरीर के वजन या फिर 2.05 ग्राम प्रति केजी शरीर के वजन के। तो क्या होगा 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.05 ग्राम प्रति किलो शरीर के वजन के हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है? तो स्पाइगनोमीटर, थर्मामीटर, गोनियोमीटर या फिर लक्सीमीटर। तो कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पाइगोमैनोमीटर। पीलिया रोग की शरीर के किस अंग से संबंधित है? हृदय, फेफड़े, यकृत या फिर मस्तिष्क। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीलिया रोग शरीर के यकृत के अंग से संबंधित है। चिकित्सीय आहार है, तो तरल आहार, मुलायम आहार, सादा आहार या फिर इनमें से सभी। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, आप सभी यहाँ गलती करोगे, चिकित्सीय, क्योंकि यहाँ पे सभी दिया हुआ है लेकिन सभी होगा नहीं। चिकित्सीय आहार सादा आहार को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेस्टनल डायबिटीज़ है तो गर्भावस्था में होती है, डायबिटीज की पूर्वावस्था है, गर्भावस्था के बाद होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जेस्टनल डायबिटीज़ गर्भावस्था में होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पालक में लौह अंश सबसे अधिक है लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह निम्न में से किसकी उपस्थिति है? तो ऑक्सलेटेड फाइटर्स फाइबर या फिर क्लोरोफिल। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑक्सलेटेड्स। पालक में लौह अंश सबसे अधिक है लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह है ऑक्सलेटेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला के लिए लौह तत्वों की प्रस्तावित आहारीय मात्रा क्या है? ये ICMR 2010 के अनुसार यहाँ दिया हुआ है, बट अब 2020 के अनुसार देख लीजिएगा। मैंने RDA 2020 का ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल दिया है, क्वेश्चन फॉर्म में डाला है, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ 2010 के अनुसार देख लेते हैं, क्या पता कहीं आयोग 2010 का पूछ ले। तो 20 mg पर डे, 35 mg पर डे, 37 mg पर डे या फिर 40 mg पर डे। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा 40 mg पर डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो क्रमशः 1200 तथा 1500 कैलोरी, क्रमशः 200 तथा 500 कैलोरी, क्रमशः 2000 तथा 2200 कैलोरी, या फिर क्रमशः 3000 या फिर 3200 कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा? 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष बालक के लिए ICMR द्वारा कितने कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1200 से 1500 किलो कैलोरी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 क्वेश्चन हमने लगभग कंप्लीट कर लिया और 25 क्वेश्चन बचे हैं, उसे भी कर लेते हैं। निम्न पौष्टिक न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन प्रणाली का प्रयोग नहीं है। तो मूत्र में आयोडीन की मात्रा, हीमोग्लोबिन का आकलन, सीरम रेटिनॉल या फिर रक्तचाप। तो 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ सिंपली आंसर दिख रहा है कि ये रक्तचाप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा? तो कॉफ़ी, दूध, फल का रस या फिर सोया मिल्क। तो 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोया मिल्क। सोया मिल्क। सोया मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में या फिर फलों में? तो ब्यूटरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख का कैंसर हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो तंबाकू के अत्यधिक सेवन से ये सारे ही हो सकते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और मुख का कैंसर होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है 60, 70, 80 या फिर 90%। तो शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है ऑप्शन नंबर बी 70%। ऑप्शन नंबर बी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम परमैंगनेट। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होता है? तो एल्युमिनियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट या फिर सोडियम सॉल्ट। तो 108 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सॉल्ट के कारण। आयोडीन खाने से डैश बचाव मिलता है? रक्तहीन, स्कर्वी, फ्लोरोसिस या फिर गलकंड। तो आयोडीन के खाने से किसके बचाव मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी गलकंड। और बच्चों में मंदबुद्धि का कारण भी आयोडीन की कमी होता है। हमारे शरीर में आयोडीन की कितनी पाया जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड में? ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन के। तो बांझपन रोकने के लिए विटामिन ई जाना जाता है बांझपन रोधी के रूप में।
और विटामिन के रक्त स्कंदन का काम करता है, विटामिन ए आँखों के लिए और विटामिन ए हड्डियों और दांतों के लिए। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने पर एक हानिकारक पदार्थ बनता है, वो कौन सा है? क्लोरोस्ट्रॉल, एक्रोलीन या फिर लिनोलिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्रोलीन। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक्रोलीन एक हानिकारक पदार्थ बनता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? तो कैथेप्सिन, रोडोप्सिन, कॉर्निया या फिर कैसीन। तो 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोडोप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? अमाशय, छोटी आंत, यकृत या फिर पित्ताशय। तो ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संस्तृय आहारीय आवश्यकता कितनी होती है? 1275 किलो कैलोरी, 1450 किलो कैलोरी, 1650 किलो कैलोरी या फिर 1875 किलो कैलोरी। तो एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुलित आहारीय आवश्यकता 1875 किलो कैलोरी होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है? यहाँ कूट में आंसर देना है, ध्यान देंगे। जीरोप्लेथेमिया, डिसलिपिडेमिया, ऑस्टियोमेनेसिया एवं ओनोरेक्सिया नर्वोसा। तो कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा डिसलिपिडेमिया एवं ऑस्टियोमेनेसिया। यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया देना चाहिए था, यहाँ पे दूसरा लिख दिया है। और यहाँ पे डिसलिपिडेमिया ये पठन से संबंधित शायद बीमारी है, ऐसा ही है कुछ। और ये ऑस्टियोमलेशिया ये विटामिन डी के कमी से होने वाला बीमारी है। और यहाँ पूछा है पोषण के अभाव में, तो ये जीरोप्लेथेमिया हो जाएगा, ओनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाएगा। ये दोनों सही हो जाएगा, ये दोनों नाम ही गलत लिखे हुए हैं। अगर इसको सही करें तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मैरामस बीमारी पाई जाती है तो 6 माह से कम उम्र के आयु के बच्चे में, 1 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चे में, 2 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चे में या फिर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में। तो 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष से कम के आयु के बच्चे में। और मैरामस बीमारी होती है प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है? जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, वायु प्रदूषक या फिर जल प्रदूषक। तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजैव निम्नीकरणीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लास्टिक एक अजैविक निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है। और लोहे का कार्य है खून बनाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना पहुंचाना या फिर खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे का मुख्य कार्य होता है खून बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? चावल, बंगला चना, दूध या फिर मुर्गा। तो 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। डैश तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो स्कर्वी, जोर, वेरी या फिर ऑस्टियोमलेशिया, इसी के बारे में बात कर रही थी। तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोमलेशिया। निम्न में से खनिज लवण स्रोत है? हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, सोयाबीन, संतरा एवं सोयाबीन। तो क्या हो जाएगा 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो खनिज लवण का स्रोत होता है हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी हमने ऊपर देखा विटामिन ए की कमी से बेरी स्कर्वी, रतौंधी या फिर रिकेट्स, कौन सा रोग होता है? 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। बेरी विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अंडा तथा दूध
अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट रुक जाती है। 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 123 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? रुक जाती है, ये ऑप्शन ही गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 22 या फिर 24। तो मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या 24 होती है। एंड आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है कि शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन तत्व कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण एवं वसा। शरीर को ऊर्जा न देने वाला, इस पे ध्यान देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट वसा से तो हम ऊर्जा लेते ही हैं, लेकिन जब इनकी अनुपस्थिति होती है तो हम प्रोटीन से ऊर्जा ले लेते हैं, लेकिन खनिज लवण से हमें कभी भी ऊर्जा नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज लवण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।